हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड का पेपर कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें तैयारी नहीं रोकनी है। और इसी तैयारी में मैं भी आपके साथ डेली बेसिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। बहुत ही कम टाइम में, यानी वही लगभग 5-10 मिनट में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं ये सेशन फटाफट। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा नदी पुल यानी कि नदी पर बना हुआ पुल कौन सा है? ये नदी है लोहित नदी, ठीक है। लोहित नदी पर ये पुल बना है। इस पुल का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको हम ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ढोला सादिया पुल के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर है भूपेन हजारिका ब्रिज, यानी भूपेन हजारिका सेतु। इसको हम ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो लंबाई है, सबसे लंबा है ना, लगभग 9.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस ब्रिज पर अगर आप चलोगे तो लगभग 9.1 किलोमीटर है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर द अचीवमेंट्स इन विच फील्ड? 1961 में भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में ये भारत में बड़े बड़े खिलाड़ियों को उनके खेल के क्षेत्र में योगदान देने की वजह से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के जैसा ही एक पुरस्कार है भारत में, जिसको हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे। राजीव गांधी खेल रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। इसका नाम 2021 में बदला गया और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रखा गया। अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 1991 से 92 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भी खेल के लिए ही दिया जाता है और ये भी गेम के लिए दिया जाता है। अच्छा, एक और अवार्ड होता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, ये किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है, जो आपको खेलने में सहयोग करते हैं, खेल सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। Whose autobiography is India Wins Freedom? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ये पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, लाल कृष्ण आडवाणी, राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आजाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके फाउंडर और चेयरमैन रह चुके हैं। इसको फाउंड भी इन्होंने ही किया था। पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाता है, उनको अनुदान वगैरह देने का काम करता है। 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो अडॉप्ट किया गया था, यानी मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में क्या अडॉप्ट किया गया था? इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था? तो इसमें ध्यान रखना, वियना डिक्लेरेशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था। वियना घोषणा पत्र, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीट के आरक्षण को बढ़ाया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? क्या आंसर होगा इसका? 42 तो होगा नहीं, 44 भी नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 79 नंबर का अमेंडमेंट। 79 नंबर का जो संशोधन हुआ था, ये इसका आंसर हो जाएगा। 79 संशोधन की वजह से यहाँ पर सीट्स का आरक्षण जो है ये बढ़ाया गया था। 42 वाले को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44 वाले को अपन कहते हैं, 44 वाले से भारत में राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। और 73वां संशोधन जो है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे? पंचायती राज से, ठीक है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट,
व्हेन डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? भारत सरकार ने किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी थी? 1998 में इंडिया में किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था। किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसके तहत किसान जो है आसानी से लोन ले सकें। ठीक है, किसानों को लोन लेने में दिक्कत अगर आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। इस कार्ड के थ्रू किसानों को किसी भी रीजनल रूरल बैंक या किसी भी बैंक से बहुत ही ईजिली लोन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1995 सन देख रहे हो, नवंबर महीने को काट दो। 1995 में भारत में मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी। मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना। क्या शुरू हुआ था? मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है। Who led the बारडोली सत्याग्रह in 1928? 1928 में बारडोली सत्याग्रह जो है ये किसने लीड किया था? गुजरात में हुआ था बारडोली सत्याग्रह, और इस बारडोली सत्याग्रह को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारडोली सत्याग्रह को लीड किया गया था। कहाँ पर हुआ था ये गुजरात में हुआ था। ठीक है। When did China attack तिब्बत? तिब्बत वाला जो एरिया था वहां पर लोग बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये पसंद नहीं आया, और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाहती थी कि तिब्बत वाला पूरा एरिया उनके कब्जे में आ जाए। लोग चाइनीज़ भाषा बोलने लगे, लोग चाइनीज़ भाषा में पढ़ने लगे, पूरा का पूरा वहाँ पर चाइना का अधिकार हो जाए। जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, उसने 1950 में चाइना पर तिब्बत पर अटैक कर दिया और तिब्बत वाले एरिया को कैप्चर करने की कोशिश की थी। तिब्बत वाले एरिया से ही भारत भागकर चले आए थे दलाई लामा, जो दलाई लामा है। ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट इन एग्जाइल का स्थापना इन लोगों ने किया था, और उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी सारे तिब्बती आपको देखने को मिलेंगे। आप हिमाचल प्रदेश अगर जाओगे धर्मशाला वाले साइड में तो, ठीक है ना, ध्यान रखोगे इसको। इनमें से किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? यानी बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पानी में अगर पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर के तौर पर इसको माना जाता है। ये है मेंढक। मेंढक का मतलब होता है फ्रॉग, ये तो पता ही होगा। फ्रॉग जो है आप देखोगे पानी में भी रहता है ना, फ्रॉग जमीन पे ही थोड़ी रहता है, पानी में भी रहता है। तो फ्रॉग को पानी के पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर माना जाता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग? ये किताब है, और इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे, वी.आर. कृष्ण अय्यर। वी.आर. कृष्ण अय्यर जो है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स के ये लेखक हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। Which international agreement focuses on protecting the ozone layer by phasing out production of a number of substances that are responsible for ozone depletion? यानी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, उस ओजोन परत के क्षरण को लेकर के जो भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, जिन गैसेस की वजह से हो रहा है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं गैसेस के कारण होता है। तो इन गैसेस को कम करने के लिए, इनका उत्सर्जन कम करने के लिए और ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल आया था जिसको अपन कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको अपन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कब आया था? 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेगा सिटी आर द सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन। मेगा सिटी हम किसे कहते हैं? कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी शहर की कि हम उसको मेगा सिटी डिक्लेयर कर दें? 5 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन या 20 मिलियन? तो 1 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी सिटी की जनसंख्या है तो उसको अपन मेगा सिटी कह सकते हैं। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। कितना होता है 10 मिलियन का मतलब? 1 करोड़, यानी 1 करोड़। What is the name of Earth's first super continent? पूरे अर्थ का पहला सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब अभी आप लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखते हो ना, टोटल 7 महाद्वीप है ना। ये 7 महाद्वीप पहले बहुत बड़ा एक गोल आकार का एक ही महाद्वीप था, उसको अपन सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये महाद्वीप टूट के अलग हुआ और धीरे धीरे साल बीतते गए और भी टूटता गया। ठीक है, और 7 कॉन्टिनेंट बन गए यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा पैंजिया। पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था इस तरीके से, और जियोलॉजिकल शिफ्ट्स की वजह से ये धीरे धीरे टूटता चला गया।
ह्यूमन राइट्स इन वेदास आर रिप्रेजेंटेड बाय विच कॉन्सेप्ट? वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, वो अवधारणा क्या है? अनटचेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इनइक्वालिटी भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता। समानता यानी कि इक्वालिटी। समानता यानी कि क्या? इक्वालिटी। महिला और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ताकि महिलाएं और SC/ST समुदाय के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना उद्योग खोलें, अपना काम शुरू करें, स्टार्टअप शुरू करें, इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? इसके लिए स्टैंड अप इंडिया मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था। स्किल इंडिया भी शुरू किया है, स्टार्टअप इंडिया भी किया है, लेकिन मेनली महिला और SC/ST को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर डी, स्टैंड अप इंडिया शुरू करा था। ठीक है, तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये टेलीग्राम चैनल है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर स्कैनर से स्कैन कर लेना। अब फटाफट बात कर लेते हैं हम कोर्स की। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार के किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप बिहार महापैक के साथ तैयारी कर सकते हो। इस एक ही महापैक में आपको सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ये दो तरह की वैलिड, वैसे तो 3 तरह की है, मैं 2 वैलिडिटीज़ बता रही हूँ। एक 6 महीने की वैलिडिटी का है 799 रुपीज़ में, और दूसरा है 1 ईयर की वैलिडिटी, ये है 1199 रुपीज़ में दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये कोर्स आप ले सकते हो आराम से। बाकी आप लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।